नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई के लिए अब 14 मार्च की अगली तारीख लग गई है। आज अदालत को यह तय करना था कि इस मामले पर रोज सुनवाई हो या नहीं, लेकिन दस्तावेजों के चक्कर में मामला अगली तारीख तक लटक गया है। लेकिन कोर्ट ने एक बात तय कर दी है कि इसको राजनीतिक और भावनात्मक रंग ना देकर सिर्फ एक भूमि विवाद के तौर पर देखा जाएगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लो एक और तारीख आ गई। अयोध्या मामले में 14 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए कोर्ट ने इसकी रोजाना सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की 3 सदस्यों वाली विशेष खंडपीठ में सुनवाई के दौरान बहस में कई अहम बातें सामने आई। एक पक्षकार की तरफ से जब कहा गया कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, तो कोर्ट ने कहा कि इसे सिर्फ भूमि विवाद के नजरिए से देखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट की राय में यह सिर्फ एक कानूनी मामला है। भावनात्मक और राजनीतिक दलीलें नहीं सुनी जाएंगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील तुषार कांत ने कहा कि उनकी तरफ से 504 दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन रामायण और गीता का अनुवाद कोर्ट में पेश करने की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने रामायण और गीता का अनुवाद करने के निर्देश दिए। उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि अभी 10 किताबें और 2 वीडियो कोर्ट के सामने पेश किए जाने हैं, जबकि 42 हिस्सों में अनुवादित दस्तावेज कोर्ट में जमा किए जा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर अयोध्या विवाद से संबंधित दस्तावेज और वीडियो जमा किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका नाम हटाया जा रहा है। विवादित भूमि पर अस्पताल बनाने की श्याम बेनेगल की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद में अब कोई नया पक्ष नहीं जुड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को इंश्योर किया, इस चीज़ को मुकम्मल किया कि जितने भी प्रोसीजरियल एस्पेक्ट्स हैं मैटर के, वो सब कंप्लीट हो जाएं, ताकि मैटर मेरिट पे हियरिंग के लिए ये जो लंबित है पिछले 60-70 सालों से, उस मैटर को कोर्ट जल्द से जल्द डिसाइड कर सके। और उसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी प्लीडिंग्स थी इस मैटर में, उसको कंप्लीट करने का डायरेक्शन दिया। यानी राम मंदिर की सुनवाई दस्तावेजों और तारीखों में उलझ गई है, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी दावे के साथ कह रहे हैं कि दिवाली तक राम मंदिर का सपना पूरा हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि अब मंदिर बनेगा? पक्का दिवाली तक बनेगा। आपको इसी साल दिवाली तक बनेगा? बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम पक्षकार जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो तो विरोध करना चाहिए, कोर्ट में विरोध करें और हारे। आखिर किस भरोसे से ये दावा कर रहे हैं स्वामी? यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस नजरिए का उल्लेख दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कपोल कल्पना से आस्था पैदा होती है, आस्था खतरे की ओर ले जाती है, खतरा इंसान को पछतावे की ओर लेकर बढ़ता है और पछतावे से गलती होती है। तो स्वामी किस दम पर यकीन से दावा कर रहे हैं और वो कहां से आ रहा है? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का अपमान किया है? कल राज्यसभा में रेणुका की हंसी पर पीएम ने जो तंज कसा था, उस पर जो विवाद हुआ था, उसने आज तूल पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि दरअसल जो बात मोदी ने इशारों में ही कही थी, उसे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जग जाहिर कर दिया। ये वीडियो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फेसबुक पर शेयर किया है, जिसे रेणुका चौधरी ने अपना अपमान बताते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की धमकी दी है। अच्छी बात है कि नकाब ये ड्रामा जो करते हैं कि महिलाओं को बढ़ाओ, बेटी बचाओ। मैं 2 लड़कियों की माँ हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, और आप ऐसा तुलना करते हैं और ये वीडियो लगाते हैं। It is highly objectionable and I am going to file for privilege. रेणुका और कांग्रेस के तेवर गर्म हैं, लेकिन इससे न किरण रिजिजू विचलित हैं और न ही मोदी सरकार के मंत्री। और वो तो दुनिया देख रहा है, मुझे क्या कहना है उसमें, दुनिया देख रहा है। लेकिन वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, गृहमंत्री को नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो एक मैंने क्या कहा उसमें? मैंने कोई टिप्पणी किया क्या? मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयम बरसा ना, वही कहा ना। उनके रेणुका जी के बारे में कुछ कहा क्या मैंने? लेकिन क्लिप से तो क्लियर है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओहो, आप लोग क्या कह रहे हैं? This is like the pot calling the kettle black. I mean, Renuka Chaudhary should just look back at herself and see how she misbehaved with me. I'm a woman too, and a minister at that. And the obnoxious way that she behaved, we had to move her privilege. तीसरे दिन तीसरा हमला किया है राहुल गांधी ने। दाल में कुछ
काला दिख रहा है उन्हें। रुख अब करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां के श्रीनगर में अस्पताल पर हमला कर आतंकी नवीद को भगाने वाले आतंकियों में से एक यानी कि टिक्का खान अब गिरफ्तार हो गया है। पाकिस्तानी आतंकी नवीद के फरार होने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया था। पाकिस्तानी आतंकी नवीद को आतंकियों ने तब भगाया था जब उसे अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया था। फिलहाल सुरक्षा बलों को आतंकी नवीद की अभी भी तलाश है और अब उसकी एक नई तस्वीर सामने आई है हिजबुल कमांडर के साथ। सीसीटीवी में कैद ये वही आतंकी है जो श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल से 3 दिन पहले फरार हो गया, जिसे फरार करने के लिए आतंकियों ने बड़ी साजिश रची। आज तक के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे लश्कर आतंकी नावीद को फरार करने के लिए आतंकियों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में आतंकी नावीद अस्पताल में आता हुआ दिखाई देता है और एक शख्स उसका गेट पर इंतजार कर रहा है। इसी के बाद सुरक्षा बलों पर हमला हुआ और आतंकी नावीद फरार हो गया। सीसीटीवी के साथ वायरल ऑडियो टेप से भी आतंकियों की साजिश से पर्दा उठा है। 8 मिनट के ऑडियो टेप में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू की आवाज है, जो दावा कर रहा है कि नावीद उनके पास पहुंच चुका है। जैसा कि आप सब जानते हो कि नवीद भाई अलमोरुफ हंजला भाई जो कल SHMS श्रीनगर हॉस्पिटल से पुलिस के हाथों से भागने में कामयाब हुआ और जो साथी इस मिशन पर इस काम के लिए वहां गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अल्लाह के फजल व करम से बहिफाजत हमारे पास पहुंच चुके हैं। ऑडियो टेप में साफ तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पाप का जिक्र है, जो आतंकियों के लिए मुफीद पनाहगार है। इसी टेप में हिजबुल कमांडर ने पाकिस्तान के नाम खूब कसीदे पढ़े हैं। वहीं नावीद की गिरफ्तारी के लिए भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। ऊपर से जब भी हाई अलर्ट जारी होता है और इस तरह कोई बात होती है तो हम लोग विशेष रूप से अभियान चलाकर अधिक से अधिक फोर्स लगाकर और इसको अंजाम देते हैं। अस्पताल को ढाल बनाकर आतंकी नावीद फरार जरूर हो गया, लेकिन उसके दिन गिने चुने बचे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है। श्रीनगर से शुजाउल हक और महाराजगंज से अमितेश के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में सड़क हादसे में एक डीजे की कल रात दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के गुनहगार हैं दिल्ली पुलिस के कुछ जवान, जिन्होंने नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में बड़ी लापरवाही से सड़क की बैरिकेडिंग कर रखी थी। क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में 2 बैरिकेड को जोड़ने के लिए लापरवाही से लगाई गई तार 21 साल के युवक के लिए किस तरह जानलेवा साबित हुई, उसी की ये तस्वीर है। ओला कैब चलाने के साथ पार्ट टाइम डीजे का काम करने वाला अभिषेक कल रात 1 बजे जब बाइक से गुजर रहा था, तभी पहले वो 2 बैरिकेड के बीच लगे तार से टकराया और असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर गिर गया। गले में तार लगने से उसका वोकल कॉर्ड कट गया और उसकी मौत हो गई। आप लेफ्ट साइड पर बैरिकेड देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है। ये जो बैरिकेड था ये दूसरे बैरिकेड से जो कि दूसरी रोड पर मौजूद है, दूसरा बैरिकेड, उससे वहाँ पर ये दोनों कनेक्ट थे और कनेक्ट थे एक तार से। यहाँ से अभिषेक आ रहा था अपनी बाइक से और जैसे ही वो यहाँ से निकला, अंधेरा था, रात में लाइट नहीं थी, इस वजह से उसकी गर्दन कट गई तार में फंसकर और उसकी मौत हो गई। अभिषेक की मौत से पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस वालों को क्या जरूरत थी वहाँ पे तार लगाने की, जब उनको रोकना था तो बैनर लगाना चाहिए था, और वो दारू पी के पड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने कोई भी वो नहीं की, और ऊपर से उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचाया। मेरे भाई को वहीं पे वो तड़पता रहा, पता नहीं कब तक। उसको हॉस्पिटल ले जाने की भी तो जिम्मेदारी कुछ बनती है ना इस पुलिस वालों की, या नहीं, या ऐसे मुफ्त खोरों को बिठा रखा है यहाँ। जिस तरह से हादसा हुआ वो सरासर गंभीर लापरवाही का मामला है। इस तरह तार से बैरिकेड्स को जोड़ने की साफ मनाही है। दिल्ली पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए नेताजी सुभाष प्लेस के SHO अरविंद को लाइन हाजिर करने के साथ 4 बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इस तरह की जानलेवा लापरवाही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे एक गैंगस्टर के ऊपर किया गया
आप देख रहे हैं इंडिया 360 और जो हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश में हैं उनको पता ही होगा कि इन दिनों यूपी में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, पर परीक्षा में इतनी सख्ती हो रही है कि 5 लाख परीक्षार्थी अभी तक इम्तिहान छोड़ चुके हैं। सीसीटीवी की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच जब एशिया के सबसे बड़े यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई तो सूबे की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। अब तक 5,90,830 परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। इनमें आजमगढ़ में 37,914, हरदोई में 33,414, इलाहाबाद में 22,320, कानपुर में 12,000, देवरिया में 61,100, मुरादाबाद में लगभग 14,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। इसका कारण तो ये हो सकता है कि बच्चों ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी नहीं की होगी और उनको कहीं नकल माफियाओं ने उनको बरगलाया होगा कि हम लोग नकल करवा के तुमको पास करा देंगे, और इन मंसूबों में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या उन स्कूलों पर एक्शन होगा जो परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार नहीं कर सके। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक और ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। इंडिया 360 में अब आपको एक चेन्नई की खबर दिखाते हैं, जहां एक गांव में कल गैंगस्टर्स की बर्थडे पार्टी हो रही थी जब पुलिस ने वहां छापा मारा। हुआ ये कि अब पार्टी में 60 से ज्यादा वांटेड गैंगस्टर्स जमा हुए थे। मंगलवार रात चुलेमेदु बिन्नू नाम के वांटेड गैंगस्टर ने मलयम बक्कम नाम की पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि यह कोई आम पार्टी नहीं थी। केक काटने के लिए चाकू की जगह चॉपर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने छापा मारकर कुछ गैंगस्टर्स को वहीं गिरफ्तार कर लिया। ये पार्टी इन गैंगस्टर्स को बहुत महंगी पड़ी। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। वक्त एक और ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।